इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ अप्लाइड फिलोसफी के अप्लाइड अप्लाइड फिलोसफी के क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अप्लाइड एथिक्स जैसे के अंतर्गत। तो बेसिक क्या होता है कि ये फिलोसफी होता है, किस तरीके से है ये यूजीसी यूजीसी नेट जे आर एफ के अंतर्गत टॉपिक नंबर लास्ट है। इस पर कोई भी बुक्स नहीं है, मार्केट में भी बुक्स नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत कम मिलते हैं। आते क्वेश्चन है तो एकदम आदमी छोड़ देता है। मेहनत करके कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया है, लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इथिक्स इज अ साइंस। तो यहाँ पे देखिए कि हम ये समझ ले पहले कि फिलोसफी है क्या। बहुत दिनों बाद आए हैं तो फिलोसफी भी छूटा है हाथ से लिखना, अभी सही हो जाएगा थोड़े देर में। फिलोसफी के बेसिकली दो ब्रांच है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला इपिस्टेमोलॉजी और दूसरा मेटाफिजिक्स, और तीसरे के रूप में लॉजिक को जाना जाता है, और चौथा इथिक्स के अंतर्गत ये अप्लाइड इथिक्स की चीजें आती है। पॉजिटिव, निगेटिव, नॉर्मेटिव या थ्योरेटिकल, ये दोनों है। हिंदी वर्सेस इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसका क्या है, इथिक्स किसका पार्ट है। तो पॉजिटिव का है, निगेटिव का और नॉर्मेटिव का। तो ये है अधिनीति शास्त्र। अधिनीति शास्त्र जो लोग पढ़े होंगे, जिसे अधिनीति शास्त्र कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये आएगा। आप लोगों को आंसर जो भी आए तो बताइएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर बताएंगे। ये दिया है इज द डोमेन्स ऑफ एथिक्स दैट इंक्लूड प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रैक्टिकल एथिक्स। मतलब ये पूछ रहा है, हिंदी में कुछ बता रहा हूँ, जिनका हिंदी नहीं है मैं उसका हिंदी बताता हूँ। क्यों इनका हिंदी इसलिए नहीं कि बहुत इजी है हिंदी इसकी समझने में। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोफेशनल एथिक्स और प्रैक्टिकल एथिक्स के लिए कौन सा डोमेन इथिक्स का इंक्लूड होता है। पॉजिटिव इथिक्स, अप्लाइड इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, मेटा इथिक्स। देखो ये इसके अंतर्गत तत्वमीमांसी बातें होती है, तत्वमीमांसी बातें। ठीक है, अपना नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर क्या होती है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, गुड बैड, ठीक पाप पुण्य, ये चीज है। अप्लाइड इथिक्स का दायरा बढ़ जाता है। अनुप्रयुक्त, जिसे अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र कहते हैं, जो कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ यूज, जैसे पॉलिटिकल क्षेत्र में, सोशल क्षेत्र में, प्रैक्टिकल डायमेंशन में, जैसे सेरोगेसी हो गया। ठीक है, सेरोगेसी हो गया, भ्रूण हत्या, इच्छा मृत्यु, ये सारे क्षेत्रों में इसको अप्लाइड एथिक्स को यूज किया जाता है। पूछ रहा है कि किसका पार्ट है। तो प्रैक्टिकल जो एथिक्स होता है, प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब कि इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, मेडिकल हो गए, वकील हो गए, इनका सारा का सारा ज्ञान कहाँ जाता है, किसके अंतर्गत आता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस अबाउट द नेचर एंड स्टेटस ऑफ इथिकल थ्योरी इन द सब्जेक्ट ऑफ मैटर। मतलब कह रहा है कि इथिकल सिद्धांत के अनुसार, नीति शास्त्रीय सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत के अनुसार, नीति शास्त्र के तत्वों के मैटर का प्रकृति बताइए कि वो किस तरीके से होता है। पॉजिटिव होता है, निगेटिव, अप्लाइड एथिक्स, नॉर्मेटिव होता है, मेटाफिजिक्स होता है। तो ध्यान से देखेंगे, तीसरे का जो विकल्प है वो बेसिकली इथिक्स के अंतर्गत, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लें, इथिक्स के अंदर हमेशा चाहिए का, शुड बी, ये होना चाहिए, मतलब आदर्श बातें पे बड़ों हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। इस रेफरेंस में देखें तो मेटा एथिक्स क्या करता है, तत्व मीमांसी चीजों का विश्लेषण करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, अब
रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलेगी, 1 ठो 2 ठो मिलेगी रेगुलर, क्योंकि अब मैं खाली हो गया हूँ, अभी यूनिवर्सिटी में खुलने में समय है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि सारा चीज पढ़ा दूँ। ठीक है, यहाँ पर भी पूछ रहा है, इज द फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ मोरल स्टैंड पॉइंट ऑफ द पार्टिकुलर इशू इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ विच आर द मैटर इज अ मोरल जजमेंट। हिंदी मीडियम वाले परेशान न हो, सबका हिंदी बता रहा हूँ, नीचे वालों का हिंदी भी है, अभी मिल जाएगी आप लोग को। ये कह रहा है कि दार्शनिक विश्लेषण के अंतर्गत किन चीजों का, दार्शनिक विश्लेषण के अंतर्गत किन चीजों का किया जाता है परीक्षण। तो इसमें है पॉजिटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, या इसके अंतर्गत तो कौन सी चीजें हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि नॉर्मेटिव एथिक्स है या मेटा एथिक्स है। ये 4 विकल्प है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन होगा। तो जो प्रैक्टिकल डायमेंशन में, प्रैक्टिकल जो डोमेन प्रैक्टिकल क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, व्यवहारिक क्षेत्र में, जहाँ इथिक्स को इम्प्लीकेशन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो अप्लाइड इथिक्स होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अप्लाइड इथिक्स। ठीक है, आप लोगों को एक एक चीज करेक्ट समझ में आएगी। इसमें वीडियो लेक्चर में बहुत कम पढ़े हैं, और बहुत किताबों में भी ये मैटर बहुत कम मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ये आगे चल के मेरी किताब में भी आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर जो भी क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों तक डिस्कस करें। ये अगला है छोटे छोटे से, इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपका एक एक कंसेप्ट बढ़ जाए। ये पूछ रहा है, द मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग मोरल प्रॉब्लम, यानी कह रहा है कि कौन से मेथड से, किस तरीके से नैतिक समस्याओं का विश्लेषण करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। थ्योरेटिकल, क्यूरियोसिटी के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, जबकि एथिक के द्वारा। देखो, नैतिक चीजों का इथिकल जो मुद्दे होते हैं, सामान्यतः जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की, समझने की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी बड़ी है और एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इथिक क्यूरियोसिटी में, मतलब जिज्ञासा, नीति शास्त्र में जिज्ञासा क्या होती है। जिज्ञासा पहला क्या है, केस बेस्ड ऑन एनालिसिस, यानी केस मतलब किसी सिचुएशन के आधार पर हमारी जिज्ञासा जगती है। जैसे मान लो कि कोई लड़का है यूपीएससी की, ठीक है, अचानक से कोई जिलाधिकारी को देख लिया, या अब उसके अंदर आ गया कि मैं भी एक दिन जिलाधिकारी बनूंगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, थाना में गया, उसके साथ लोग, पुलिस वाले बड़ी बदतमीजी से भी व्यवहार किए, तो वो सोचा कि अगले से आगे चलकर मैं आईपीएस अधिकारी बनूंगा, इनको ठीक करूंगा कि इस तरीके की किस बेस्ट होती है या क्या होती है। तो इससे हमें जानने की जरूरी है। ठीक है, देखो जनरली जो हम देखते हैं कि ये ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मली हमारे अंदर केस के, मतलब सिचुएशन, परिस्थितियों के अनुसार आती है। परिस्थितियां जैसी बनती हैं, हमारे अंदर जिज्ञासाएं बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये पूछता है कि किसके आधार पर है जिज्ञासा, तो रीजनिंग के आधार पर नहीं बढ़ती, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। कोई समझाता है कि मान लो ऐसे करोगे, वैसे उतनी नहीं होती है, लेकिन जब अंदर से धिक्कार पड़ती है ना, और हम भारतीयों के बारे में तो एक बात बड़ी अच्छी कही जाती है कि जब तक हमें धिक्कार नहीं मिलती है तब तक हमारे अंदर की भारतीयता नहीं निकलती है। इसी पर एक अच्छी कविता, मतलब एक चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि हिंदी में, कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ददरी के बलिया में एक मेला लगता है ददरी का, उसी में उन्होंने पूछा था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो उन्होंने जापान के लोगों को एग्जाम्पल देकर बताया था। ठीक है, आप पढ़िएगा कभी, बहुत मजा आएगा। ये नहीं,
जो भी हमारी जिज्ञासाएं होती है वो सिचुएशन के आधार पर होती है। जैसी हमारी सिचुएशन होती है, मान लो कोई इमोशनल मूवी देखते हैं, हम रोने लगते हैं। कोई ऐसी चीजें देखते हैं जिसे गुस्सा आता है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। तो क्यूरियोसिटी, जब भी हमारी जिज्ञासा होगी, हमेशा क्या है, केस्ट के आधार पर आती है। अब ये पूछता है क्यूरियोसिटी किस वर्ड का शब्द है, किस लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन भाषा के किसका शब्द, किससे निकला है? तो वो निकला है कॉज से। ठीक है, किससे निकला है? कॉज से। छोटे छोटे टर्म जानना चाहिए, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इथिकल पोजीशन विच एक्सेप्ट क्यूरियोसिटी इज द यूजफुल मेथड। ये कह रहा है कि क्यूरियोसिटी किस वह विकल्प को पहचानिए जहां से हमारे अंदर इथिकल नैतिक दशा में क्यूरियोसिटी लाभदायक होती है। सपोज दैट किसी ने धिक्कारा, तो इसमें देखिए 4 विकल्प है। ठीक है, 4 विकल्प हैं। ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म मतलब निरपेक्षवादी दृष्टिकोण से, नहीं ये तो कभी नहीं होगा। जब हम निरपेक्ष होते हैं, एब्सोल्यूट कंडीशन में होते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं, कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्या मतलब, कोई तो इस दशा में तो होगा नहीं। ठीक है, तीसरा विकल्प जो है उपयोगितावादी, हमारी जरूरत होती है, उपयोगिता, यूटिलिटेरिज्म। उपयोगितावादी क्या होती है? उपयोगितावादी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम पीपल, मतलब अधिकतम खुशी, अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों तक। एक ऐसा सिद्धांत जिससे अधिक हो। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं कि इस समय गर्मी भयंकर पड़ रही है और बादल लगी है, तो बहुत से लोग चाहते हैं कि हे भगवान बारिश देते ना, बारिश हो जाती ना तो बड़ा सुकून मिलता। तो हम विनती करते हैं और शायद का संयोग भगवान बारिश दिए। तो इस प्रकार अब बहुतों लोगों का कल्याण होगा। तो इस प्रकार की चीजें क्या हो रही है, ये होती है उपयोगिता। मैक्स में जरूरत है उसके हिसाब से मिल जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज यूटिलाइज क्यूरियोसिटी एज द मेथड्स ऑफ अप्लाइड एथिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति है जो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के जो जिज्ञासा की विधि को क्रिटिसाइज किए हैं, आलोचना किए हैं। पहला नाम आता है पॉप फ्रांसिस, दूसरा नाम आता है जी मूर, जी जो सामान्य के आधार पर जेएस मिल जो कि उपयोगितावादी दार्शनिक है। तो इसमें आता है या डी क्या है, देखते हैं, बेंथम। यानी मील और बेंथम दोनों क्या है, उपयोगितावादी दार्शनिक है। ठीक है, तो इसमें से पूछता है कि किस पे आधारित है। तो इसमें देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा पॉप फ्रांसिस है। ये पॉप फ्रांसिस, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनको कंठस्थ कर लेना चाहिए। इनका कोई कंसेप्ट नहीं है, इनको एक ही जगह मिल जाए तो रट लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो विकल्प है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ये डॉट 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 है, इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स दैट स्टडी फिलोसॉफिकल, सोशल, लीगल इशू अराइजिंग मेडिसिन एंड देयर लाइफ साइंस। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है अप्लाइड एथिक्स का जिसके अंतर्गत मेडिकल के, सोशल, लीगल, फिलोसॉफिकल चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये विकल्प है मेडिकल एथिक्स, दूसरा है बायो एथिक्स, तीसरा है लीगल एथिक्स, चौथा है प्रैक्टिकल एथिक्स। तो इसका एक करेक्ट आंसर है वो बी है, बायो एथिक्स। बायो जैव नीति शास्त्र इसे कहते हैं, हिंदी वाले समझ लें, जिसे जैव नीति शास्त्र कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 है, यूज द टर्म बायो एथिक्स। आप एक ही देखे होंगे कि कोई भी जब नया टर्म आ रहा है, पहले सुने हैं, उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट उसके बाद एक नया क्वेश्चन आ जा रहा है, यानी कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि उसका विकल्प इसमें क्या पढ़ा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, बायो एथिक्स। तो अब आपके अंदर जानने की इथिक्स होगी बायो एथिक्स होता क्या है।
तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हम बता रहे हैं कि बायोइथिक्स होता क्या है। यानी बायोलॉजी से संबंधित जितने भी इथिकल इशू हो, डॉक्टर से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड, रिलीजियस से लेकर इकोनॉमिकल से रिलेटेड, सारे इशू को सॉल्व करता है बायोइथिक्स, बायो नीति शास्त्र, जैव नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछ रहा है कि मानव के अंतर्गत बायोइथिक्स को जो पहली बार बायोस्फीयर के तुलना में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद ही करना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें को 4 विकल्प हैं। फिर जहर, पीटर सिंगर, बहुत बड़ा नाम है ये, अप्लाइड इथिक्स का वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, जिसके बारे में जितनी तारीफ किया जाए मैं इनकी बारे में आगे बताऊंगा। वर्न आर पोटर, सेरगेंट श्राइबर, इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसको बताए? तो ध्यान से देखिएगा, इसके जो करेक्ट आंसर है वैन आर पोटर, पोटर, ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नोशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड, मतलब जो कॉर्पोरेट क्या होता है कि व्यवसायिक क्षेत्रों के जो जिम्मेदारियां मिलती हैं वो किससे रिलेटेड है? कि समाज में जो व्यवसायिक जिम्मेदारियां हैं वो नीति शास्त्र के किस भाग से रिलेटेड है? देखिए एकदम पूरा का पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है, मेडिकल इथिक्स से, बिजनेस इथिक्स से, मीडिया इथिक्स से, बायो इथिक्स से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बायो इथिक्स, ठीक है, सॉरी, बिजनेस इथिक्स, यानी बिजनेस में डिमांड की इथिकल वैल्यू देखते हैं, सप्लाई की इथिकल वैल्यू देखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इथिकल वैल्यू देखते हैं, कॉर्पोरेट की इथिकल वैल्यू देखते हैं। तो बिजनेस नीति शास्त्र क्या होता है? जिसके अंतर्गत इन सभी मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है, उसे बिजनेस इथिक्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो अभी बिजनेस इथिक्स सुने, अब बिजनेस इथिक्स से क्वेश्चन आ गया। बिजनेस इथिक्स इज आल्सो कॉल्ड, यानी व्यवसायिक नीति शास्त्र क्या कहलाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? मैंने पहले बताया कि बिजनेस इथिक्स होता क्या है, उसका दूसरा क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स, कैपिटल इथिक्स, इंडस्ट्रियल इथिक्स, कॉर्पोरेट इथिक्स। अब ये देखिए बार बार यहाँ पर आपको एक टर्म यूज हुआ है कॉर्पोरेट, यानी कॉर्पोरेट किससे जुड़ा हुआ है? बिजनेस से, यानी तो बिजनेस इथिक्स का दूसरा नाम क्या होगा? कॉर्पोरेट। देखिए 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यदि क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं है तो 90% क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है, यानी इसी में आंसर निकल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो। देखिए मैंने बोला था ना कि पीटर सिंगर का नाम आएगा, किताब का भी नाम है प्रैक्टिकल इथिक्स। मैंने अभी हाल ही में इनकी की दोनों किताबों को, फर्स्ट एडिशन और सेकेंड एडिशन दोनों पढ़ा, जबरदस्त काम किया। 14 नंबर का है द नेम ऑफ पीटर सिंगर इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, मेटा इथिक्स या डेंटोलॉजिकल। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनकी किताब का नाम ही प्रैक्टिकल इथिक्स से है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये एक चीज और, ह्यूमन इकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके ये फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। तो अप्लाइड इथिक्स में एक बहुत बड़ा इनका योगदान है। अगला है कि देखिए अब यहाँ पर अगला नाम है कि केस ऑफ रो वी वाडे इज रिलेटेड टू इशू। ये मतलब एक व्यक्ति थे, इनका केस किससे रिलेटेड है? इच्छा मृत्यु वाले से। सेरोगेसी होता है। सेरोगेसी का मतलब कि कोई कोख, मतलब बिजनेस के आधार पर कोई महिला है जो पैसे लेती है और बच्चा पैदा करती है, उसको। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग एक ऐसी सिस्टम होता है जो जिसके अंतर्गत आपके डीएनए निकाल कर आप ही के जैसे व्यक्ति को तैयार किया जाता है। एबॉर्शन क्या होता है? गर्भपात। गर्भपात कहने का मतलब कि कोई बच्चा पेट में है और 26 माह से
एक लिमिट होती है कि 26 माह के बाद उसको नहीं गिरवाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मेडिकल की चीजों का लेकर बच्चे को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। इस प्रक्रिया को गर्भपात कहा जाता है, एबॉर्शन किया कहा जाता है। भारत में ये इलीगली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत जगह देखे इस समय ना देख रहे हैं कि आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा करें। ठीक है, इंटेंसिव फर्टिलाइजेशन, इंट्रो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये पूछ रहा है कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इस समय आपको बहुत चीजें दिखेगी। यहाँ पर मैंने इसका आंसर नहीं बताया, ये केस है गर्भ सॉरी गर्भपात से रिलेटेड है, एबॉर्शन की केस। ठीक है, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब दूसरे का बीज लेकर किसी और मतलब मान लीजिए कि आप मेरा बीज लेकर और किसी महिला के गर्भ में रखकर वो लोग, मतलब एक टेस्ट ट्यूब नली होती है बाहर, कृत्रिम तरीके से बच्चे पैदा करने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं, आईवीएफ। ठीक है, ये होता है। ये पहला ये पूछेगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट आईवीएफ बेबी। ये नाम बहुत जरूरी है, इन चीजों को याद रखिएगा कि आईवीएफ के द्वारा मतलब कृत्रिम तरीके से वह कौन सा बच्चा था जो पैदा हुई, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट एडवर्ड्स, डॉली, लुइस ब्राउन, रोवी डे। ये कौन सी केस थी जिसके अंतर्गत आया था। तो ये लुइस का सी है, लुइस ब्राउन को पैदा किया गया था। ठीक है, लुइस ब्राउन वाज बॉर्न। लुइस ब्राउन कब पैदा हुआ, देख रहे एक क्वेश्चन दूसरे से होता है। 1978, 1973, 1975, 1970 फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, आपको याद रखने में बहुत फायदा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1978, यानी ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर के क्वेश्चन है कि हु पुट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट अगेंस्ट एबॉर्शन, यानी गर्भपात के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत आर्गुमेंट किसने उठाया, फेमिनिस्ट नारीवाद ने, या इसमें से कौन सा विकल्प है, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा विकल्प है, या कॉन्सिक्वेंट लिस्ट के द्वारा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि इज नॉट डिवाइडेड लाइन बिटवीन फर्टिलाइज एज एंड चाइल्ड अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट, मतलब किसके बर्थ, मतलब कि कौन तय करता है किस समय किसके आधार पर कौन सी वह लाइन होगी, कौन सी वह रेखा होगी जिसके आधार पर भ्रूण जो बनता है महिला के गर्भ में कि उसको तय करना है कि मारना है या क्या करना है। अभी वो 26 मंथ का होता है। तो इसमें पहला था बर्थ, दूसरा था एबिलिटी, क्विकिंग और ब्रेन डेवलपमेंट। इसमें से कौन सी ऐसी होती है 26 महीने तक यदि महिला के गर्भ में बच्चा रह जाता है तो उसे पूर्ण जीव मान लिया जाता है, उसे किसी भी दशा में मारा नहीं जाता। यदि मारा जाता है तो वो लीगली गलत होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी 26 महीने में मैच्योर जाती है, तो वो हो जाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। ठीक है, 21 क्या है कि द मोस्ट विजुअल पॉसिबल डिवाइडेड लाइन बिटवीन फर्टिलाइज एग, ठीक है, एंड चाइल्ड गोज फॉर हु सपोर्ट एबॉर्शन। इसमें से कौन सा यही तय करता है कि यदि भ्रूण पूरी तरीके से ये 26 महीने में बन जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन जाता है। यदि ये बन, डॉक्टर चेक करता है, यदि ये पूरा बन गया तो डॉक्टर मना कर देगा कि मत करो, उसमें महिला की जान जाने की खतरा होता है। और उससे पहले यदि केस है तो महिला को सामान्यतः 1 से 7 सप्ताह तक यदि एबॉर्शन करवाया जाता है
तो उस कंडीशन में महिला को बचने के चांसेस, मतलब महिला की बॉडी पे ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन साथ से बाकी के जो भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, महिला के ऊपर आता है। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन तो 395 है इसमें, लेकिन धीरे धीरे एक ही बार में कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो धीरे धीरे करेंगे 4-5 पार्ट में। विच वन ऑफ द ट्रीटेड एज द डिवाइडेड लाइन इन रोवीडे केस। हाँ, यही एबॉर्शन से संबंधित ये केसें थी और इसी में ये तय हुआ था कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी गर्भपात की के बाद नहीं माना जाएगा। तो रो भी मैं डायरेक्ट डिस्कस करता तो इसका एक एक जगह बताता, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि केवल क्वेश्चन डिस्कस कीजिए सर, इसीलिए अब देखो मैं सीक्वेंस छोड़ूंगा नहीं, कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए उसी के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, तो 22 का जो कंसेप्ट होगा वही होगा अवेबिलिटी की आधार है, जिसमें रो वी वर्डे केस में भी यही आधार है। यही से ये टाइम लाइन तय हुई कि इस बच्चे को एबॉर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। 23 है इज द टाइम व्हेन मदर फर्स्ट फील, मतलब कि भ्रूण कब आ गया है। ठीक है, बर्थ के समय, वेबिलिटी के अनुसार, कॉन्सेशनेस मतलब उसके अंदर चेतना जग जाती है या वो हरकत करने लगता है, तब इसके अंतर्गत आता है। तो 23 का जो आंसर है 20 जो थर्ड का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ट्रैकिंग के आधार पर यह तय कर महिला को पता चल जाता है कि हमारे गर्भ में बच्चा की हलचल है। ये साइलेंट, बड़ा ये टर्म यूज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइलेंट स्क्रीम इज रिलेटेड टू इच्छा मृत्यु, इथुनेसिया, सेरेब्रेसी, एबॉर्शन, क्लिनिक। यानी साइलेंट ये टर्म बहुत, ये वेरी वेरी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किससे है? मतलब कि चुपचाप किसी चीज को समाप्त कर देना। तो अब तो मतलब समझ में आ गया, यानी ये होगा कि बिना जांचे परखे किसी का पैदा हुआ ही नहीं और मार दिए, तो एबॉर्शन की ही, गर्भपात की ही कंडीशन ये होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इटस इज एंड इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, मतलब जो भ्रूण बनता है वो उसको तो पता भी नहीं होता है। एक यूट्यूब पर आपको कविता मिल जाएगी संजय सिंह की, सुनिएगा। मैं कविता पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, बड़ी अच्छी है। एक बेटी का दर्द है, तो सुनिएगा। और भारत जैसे देश में बेटियों को बोझ समझा जाता है। बेटी पैदा हो गई मतलब दहेज देना होगा, जीवन भर की चीजें। मैं हर बेटियों से एक ही चीज, हर लड़की से एक ही चीज कहता हूँ कि अपनी तकदीर के रखवार खुद बनो। इतनी शिद्दत से मेहनत करो ना, इतनी शिद्दत से मेहनत करो ना कि बेटियां आने वाले समाज में अभिशाप मत, बेटियां पैदा होने में अभिशाप न बनो, कभी पराया धन न बने। एक कविता है कि उनका घर कहाँ है, जवानी से पहले, बचपन से लेकर जवानी तक बाप के हैं, बाप से जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, मरने तक पति या पुत्र के संरक्षण, उन्हें स्वयं का अधिकार नहीं मिला। तो यही कहा जाता है। सीमेन बंधुआ एक राइटर है, उनकी एक किताब में है कि नारी पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। शायद उन्होंने सही कहा। और भारतीय नारियों के ऊपर तो बड़ा विचित्र है कि जिस देश में लड़की को देवी कहा जाता है, ठीक है, देवी का नाम है, लक्ष्मी जी पैदा हुई, जब वही लक्ष्मी का पूजा हम करते हैं और जब अधिकार देने की बारी आती है तो हम चुप। गलती दोनों की है, कुछ लड़कियों की भी है और कुछ बच्चों की है। उनको अपने हक के लिए आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा हर लड़की से कहता हूँ, मैं वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि गुड़िया तर्क करो, तकरार मत, लेकिन अपने हक के लिए कभी पीछे मत।
और मौका मिला है ना तो कमर तोड़ मेहनत करो कि इतिहास लिखो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक बने कि बेटियां बोझ नहीं होती। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है कंजर्वेटिव चीजों का करेक्ट आंसर है बी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अप्लाइड इथिक्स पर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, इसमें बहुत से क्वेश्चन है, 395 क्वेश्चन है। एक ही दिन में करेंगे तो पॉसिबल है नहीं, धीरे धीरे पार्ट में कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। यदि उचित लगेगा तो मैं आगे काम करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।